मानो चिड़िया ने तो सर्दियों के लिए बहुत सारा दाना जमा किया हुआ था। दूसरी तरफ कौवों ने तो दाने के लिए कुछ भी जमा ना किया हुआ था। अच्छा ही हुआ जो मैंने सर्दियों से पहले ही सारा दाना इकट्ठा कर लिया। लेकिन इस बर्फबारी में कालू कौवे और गोरी का क्या हो रहा होगा। कालू, मेरे सुंदर पति, खाने के लिए तो घर में एक भी दाना नहीं है। फिर आखिर हम दोनों क्या खाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल होगा। अरे गौरी, ये सब कुछ तो तुम्हें गर्मियों में सोचना चाहिए था, जब तुम फैशन में बिजी थी। तब अगर ये सोच लेती तो आज हमारा ये हाल ना होता। मानो और उसका बेटा कुलकू तो बाहर घूमने के लिए गए थे कि तभी वहां पर परी आती है। अच्छा ही हुआ मानो जो तुम मुझे यहाँ पर मिल गई। वैसे भी मुझे तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी। अगले हफ्ते मेरी शादी है। वाह परी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं कब से ही तुम्हारी शादी का इंतजार कर रही थी। देखना, मैं तो सबसे ज्यादा तैयारी करूंगी। हाँ मानो, इसलिए तो मैं तुम्हें बताने के लिए आ रही थी। और इसके साथ साथ एक और काम भी है। तुम्हें जंगल के सब पक्षियों को न्योता देना है। ठीक है परी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जंगल के सब पक्षियों को ही तुम्हारी शादी का न्योता दे दूंगी। तुम बस शादी की तैयारी करो। मानो तो इतना कहकर वहां से कुकू के साथ अपने घर की तरफ जल्दी से उड़ती है। माँ, आपको तो जंगल के सब पक्षियों को भी न्योता भी देना है। मैं तो कहता हूँ आज से ही आप न्योता देने का काम शुरू कर दें। हाँ कुकू, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ही जाकर जंगल के सब पक्षियों को परी की शादी का न्योता देकर आती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से सब पक्षियों को न्योता देने के लिए वहां से उड़ती है। पीलू भैया, मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि अगले हफ्ते ही परी चिड़िया की शादी है और उसने आपको भी बुलाया है। अरे वाह मानो, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं परी की शादी में जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम कवों को भी न्योता दे देना। पीलू के इतना कहते साथ ही मानो तो वहां से जल्दी से कौवों के घर की तरफ उड़ती है। कालू और गौरी, मैं यहाँ पर तुम दोनों को परी की शादी का न्योता देने के लिए आई हूँ। उसने तुम दोनों को भी शादी में बुलाया है। देखना कालू, शादी में सबसे सुंदर तो मैं ही लगूंगी। अभी मैं अपनी वो डिजाइनर फ्रॉक निकालती हूँ जो कि मैंने पिछली ही गर्मियों में ली थी। ठीक है गौरी, ये सब कुछ प्लान तुम कालो कौवे के साथ बैठकर यहाँ पर बनाती रहो। मुझे अभी घर भी जाना है। तुम लोगों से शादी पर मिलती हूँ। गौरी और कालो को न्योता देने के बाद मानो तो जल्दी से वहां से घर की तरफ उड़ती है। देखो माँ, मैंने अपने लिए ये कितना प्यारा टी शर्ट निकाला है। शादी में तो मैं यही टी शर्ट पहनूंगा और देखना सबसे सुंदर लगूंगा। कोको, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाहर देखो कितनी बर्फ गिर रही है और तुम ये इतनी पतली टी शर्ट निकाल कर बैठे हो। दूसरी तरफ गौरी ने भी शादी पर पहनने के लिए एक बारीक सी फरोक निकाली थी। अरे गौरी, कहीं तुम्हारे दिमाग में बर्फ तो नहीं गिर गई जो तुमने पहनने के लिए इतनी बारीक सी फ्रॉक निकाल ली है। इसे पहनकर मरना तो नहीं है। मर तो तुम जाओगे कालू, जब मैं इतनी सुंदर फ्रॉक पहन कर आऊंगी। देखना, शादी में तो मैं उस परी चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर दिखूंगी। जल्द ही शादी का दिन भी आ जाता है और जंगल के सब पक्षी ही शादी पर जाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। गौरी कवि तो मानव को देखकर मन ही मन में हंसने लगती है और पीलू चिड़े के कान में ऐसे कहती है, देखो पीलू देखो, वो मानो कितनी ज्यादा अजीब लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी में बिल्कुल बर्फानी रीछ ही बाहर निकल आया हो। गौरी कवि की बारीक फ्रॉक देखकर कोको भी अपनी माँ से कहता है कि उसे भी अपनी गर्मियों की टी शर्ट ही पहननी है और मानो उससे कहती है, देखो कोको, कितनी बार ही मैंने तुम्हें समझाया है कि किसी का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर चपेड़े नहीं मारते, मगर तुम मेरी बात सुनते नहीं। मैंने भी आपको बता दिया है, पहनूंगा तो मैं भी वो बारीक टी शर्ट ही, क्योंकि मैं अब वो नन्हा मुन्हा बचा नहीं रहा। मैं अब घर जाकर पहन कर आता हूँ। इतना कहते साथ ही कोको तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ता है।
और कोको के पीछे पीछे ही मानो चिड़िया भी उसे समझाने के लिए घर की तरफ उड़ती है, लेकिन मानो जब घर जाती है तो घर जाकर देखती है कि कोको ने तो हर तरफ गर्मियों के कपड़े ही फैलाए हुए हैं। ये देखकर तो मानो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये क्या कोको, तुमने तो घर में हर तरफ गर्मियों के कपड़े ही फैला रखे हैं। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इस सर्दी में ये कपड़े नहीं पहनते। देखो माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और हर बार आपकी मर्जी ही नहीं चलेगी। मेरी अपनी भी कोई मर्जी है और मैं ये गर्मियों के कपड़े ही पहनूंगा। लगता है कोको, ऐसे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। रुको, मैं जरा तुम्हें अच्छे तरीके से समझाती हूँ। मानो को लगता है कि ऐसे तो कोको डर जाएगा, लेकिन कोको तो अपनी माँ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और कहता है, यही पहनूंगा, यही पहनूंगा। इससे पहले कि कोको कुछ और कहता, मानो तो कोको के गाल पर एक जोरदार पंख लगाती है। ठीक है कोको, अगर तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं तो ये कपड़े पहनकर घर में बैठो। मैं अकेली ही शादी पर जाऊंगी और अब मेरे पीछे उड़कर मत आना। नहीं माँ, मुझे अब समझ में आ गया है और मैं गर्म कपड़े पहनकर ही आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आप मुझे घर छोड़कर यूं ना जाइएगा। इतना कहते साथ ही वो दोनों तो जल्दी से घर से उड़ते हैं और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर सब पक्षी पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही सब पक्षी परी चिड़िया की शादी में भी पहुंच जाते हैं और परी उनसे कहती है, ये क्या मानो, तुम सबको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? मैं और टोना जी कब से ही तुम सबका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। परी कुछ पक्षियों के बारीक कपड़े देखकर कोको भी वैसे ही कपड़े पहनने की जिद कर रहा था, बस उसे समझाने में ही थोड़ी देर लग गई। हाँ परी, ये तो मानो ने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी बर्फबारी में बारीक कपड़े पहनकर किसी को मरना है क्या? गर्म कपड़े ही अच्छे लगते हैं। जल्द ही परी की शादी भी हो जाती है और शादी पूरी होने के बाद शादी का खाना भी खुल जाता है। इतना ज्यादा खाना देखकर तो कालू कौवे की आंखें जैसे बाहर ही आने वाली थी। माँ, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खाना पड़ा हुआ है। देखना, मैं तो आज ये सारा का सारा खाना ही अपनी प्लेट में डालकर खा लूंगा। देखो कुकू, ये ना हो कि जैसे मैंने तुम्हें घर में समझाया था, यहाँ पर भी मुझे तुम्हें वैसे ही समझाना पड़े, तो हिसाब से ही खाना डालना। कोको को तो अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और वो थोड़े से गोलगप्पे अपनी प्लेट में डालकर खाने लगता है। कालू मेरे सुंदर पति, हिसाब से ही खाना खाना, ये ना हो कि इतना ज्यादा पेट में डालने की वजह से तुम्हारा पेट ही कहीं ना फट जाए। अरे गौरी, हर समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे खाने पर ही रहता है। अभी तो ये सिर्फ मेरी 5वीं ही प्लेट है, अपने खाने पर ध्यान दो। देखो कालू, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए बस तुमसे ही कह रही थी। अगर नहीं सुनना तो मेरी तरफ से 4 प्लेट और खा लो। खाऊंगा खाऊंगा, 4 प्लेट नहीं बल्कि 8 प्लेट खाऊंगा। इतनी देर के बाद तो मुझे कहीं अच्छा खाना मिला है। देखना, आज तो चाहे पेट ही फट जाए, खाऊंगा। खाना खाने के बाद तो सब पक्षी फैसला करते हैं कि अब उन्हें अपने अपने घरों की तरफ उड़ना चाहिए। लेकिन कालो ने तो इतना ज्यादा खा लिया था कि वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उड़कर घर पहुंचता है। हाय गौरी, मेरे पेट में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। यूं लग रहा है कि किसी भी समय मेरा पेट फट जाएगा। कालो, मुझे भी बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है। यूं लग रहा है कि जैसे बर्फ तो मेरे जिस्म के अंदर ही चली गई है। गौरी और कालो की ऐसी आवाजें सुनकर तो मानो जल्दी से उनके घर आती है और उन्हें इस हालत में देखकर मानो चिड़िया तो उनसे ऐसे कहती है, ये सब तो होना ही था। गौरी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि गर्म कपड़े पहन लो और कालू को भी समझाया था कि ऐसे वो ना खाए। हाँ मानो, तुम ठीक कह रही हो। अगर तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो अब ऐसे सर्दी की वजह से मैं ना कांप रही होती। हाँ मानो, अगर मैं भी ऐसे जिन की तरह ना खा रहा होता तो अभी मेरे पेट में इतनी दर्द ना हो रही होती, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कालू और गौरी, अब तो तुम्हें तुम्हारे किए का सबक मिलकर ही रहेगा, लेकिन आइंदा तुम इन दोनों बातों का ध्यान रखना तो ऐसा नहीं होगा।